हाय फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम कराया गया था कल 8 अगस्त को। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था बिकॉज मेरा सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो यहाँ पे मैं केवल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एलटी साइंस का जो पेपर है, एलटी साइंस में एक टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और केमिस्ट्री और बाकी जूलॉजी एंड बॉटनी से। तो यहाँ पे मैं जूलॉजी एंड बॉटनी वाला पार्ट ही डिस्कस करूँगा। मुझे केवल 46 क्वेश्चन मिले थे बायोलॉजी के, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? पूछ रहा है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमेस्कुलेशन, एपोमिक्सिस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपोमिक्सिस, ऑप्शन बी। जबकि पार्थिनोकार्पी एक अदर प्रोसेस ऐसी है जहाँ पे कोई प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो यहाँ पे पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस सिमिलर चीज़ें ही हैं। एक में सीड प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, एक में फ्रूट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिफेलोथोरेक्स ऑफ पैलियोमोन, जिसे हम प्रॉन भी कहते हैं या झींगा कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन बीएस ग्रेजुएशन लेवल का है, बीएससी से आया है जूलॉजी से। तो पूछ रहा है जो पैलियोमोन या प्रॉन है उसका सिफेलोथोरेक्स वाला पार्ट कितने सेगमेंट में डिवाइडेड होता है? तो जो प्रॉन है, पैलियोमोन या प्रॉन जो है, पैलियोमोन इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी बॉडी एब्डोमेन और सिफेलोथोरेक्स में डिवाइडेड होती है। सिफेलोथोरेक्स में 13 सेगमेंट होते हैं जबकि एब्डोमेन में 6 सेगमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 सेगमेंट्स। और जो हमारा पैलियोमोन या प्रॉन, ये क्या है? एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है जिसे क्रस्टेशिया क्लास में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल इज ऑब्टेन फ्रॉम मराइन ऑयस्टर इज कॉल्ड। बेस्ट क्वालिटी का पर्ल हमें कौन से मराइन ऑयस्टर से बेस्ट क्वालिटी का जो पर्ल है हमारा, जो मराइन ऑयस्टर से हमें मिलता है, वो उसका नाम क्या है? लिंगा पर्ल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट में एक बैक्टीरियल डिजीज है। प्लांट में सभी तरह की डिजीजें होती हैं, फंगल, बैक्टीरियल या वायरल। तो जो सिट्रस कैंकर है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? जैंथोमोनास सिट्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्लावरिंग ड्यू टू कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। फ्लावरिंग ज़्यादा कम टेम्परेचर या कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, लाइकेन्स कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि लाइकेन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है? एल्गी और फंजाई का। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज सिचुएटेड एट। IRRI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया है, तो वो है फिलीपींस में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन यूरिया साइकिल अर्जिनिन ब्रेक्स इनटू। यूरिया साइकिल हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में यूरिया साइकिल हमें देखने को मिलती है जो यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो जबकि हमने देखा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया ही उनकी बॉडी से बाहर रिमूव होता है, जबकि अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, ये बॉडी में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है यूरियोटिलिक या यूरिकोटेलिक या अमोनोटिलिक। तो जो वर्टिब्रेट मोस्टली होते हैं वो क्या होते हैं? यूरियोटिलिक होते हैं। दैट मीन्स कि वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करते हैं। तो ये है हमारा यूरिया साइकिल, जो वर्टिब्रेट के मेनली लीवर में चलती है या मैमल्स के हम कहें तो यहाँ पे पूछा गया है, इन यूरिया साइकिल अर्जिनिन ब्रेक्स इनटू। एक स्टेप है जहाँ पे अर्जिनिन ब्रेक होता है
ऑर्निथीन एंड यूरिया में, इसलिए इसे ऑर्निथीन साइकिल भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एल्गी इज। पैरासिटिक एल्गी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? सिफेल्यूरस, ये एक ग्रीन एल्गी है जो रेड रॉट ऑफ टी कॉज करती है। ये टी के प्लांट में रेड रॉट करती है सिफेल्यूरस एल्गी, रेड रॉट या रेड रस्ट हम जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय विच फंगस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस्परजिलस, ऑप्शन ए। अगला है मिल्की डिजीज इज रिलेटेड टू। मिल्की डिजीज इनमें से किससे रिलेटेड है? दैट मीन्स कि मिल्की डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? मिल्की डिजीज को हम मिल्की स्पोर डिजीज भी कहते हैं और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो वो है बैसिलस पोपिली। बैसिलस पोपिली, पोपिली इसलिए नाम इसका पड़ा है क्योंकि जो जिसमें ये डिजीज होती है उसका नाम है पोपिलिया जैपोनिका, एक जापानीज बीटल है जिसमें ये बैक्टीरिया मिल्की डिजीज कॉज करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है बैसिलस पोपिली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी डिजीज। इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है पूछ रहा है। हीमोफीलिया इसमें से आपको पता है एक हेरिडिटरी डिजीज है, जबकि क्रिएटिनियम और डायबिटीज आनुवांशिक रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी। फ्लोरल फार्मूला किसी भी प्लांट के फ्लावर का उसकी फ्लावर मॉर्फोलॉजी को शो करता है। तो यहाँ पे सोलेनेसी जो एक कॉमन फैमिली है, पोटैटो ब्रिंजल, पोटैटो टोमेटो ये वाली, तो यहाँ पे उसका फ्लोरल फार्मूला पूछ रहा है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जहाँ पे दिखाया गया है सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को शो किया गया है। जो सबसे पहले सिंबल आपको दिख रहा है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए है। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में होंगे। उसके बाद उसमें 5 कैलिक्स होते हैं, 5 कोरोला, और कोरोला को एंड्रोसियम से अटैच दिखाया गया है। दैट मीन्स कि एपीपेटलस कंडीशन है। यहाँ पे पेटल से हमारे स्टेमन या पूरा एंड्रोसियम फ्यूज रहता है। और यहाँ पे ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर विथ बाई कार्पिलेटरी कार्पेल, 2 कार्पेल यहाँ पे होंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द लिविंग फॉसिल फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स इज। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में हम लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? जिंको बाइलोबा को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिविंग फॉसिल उसे कहा जाता है जिसका ओरिजिन काफ़ी प्रिमिटिव होता है लेकिन अभी भी वो लिविंग स्टेज में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरी इज फाउंड नहीं। ये क्वेश्चन टाइडोफाइट से है, हेट्रोस्पोरी पूछ रहा है इनमें से किस प्लांट में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें से सिर्फ सिलेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट है। हेट्रोस्पोरी क्या होती है? जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, वन इज़ माइक्रोस्पोर, सेकेंड वन इज मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है? जो आगे जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसे हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं। जबकि होमोस्पोरी में क्या होता है? सेम काइंड के स्पोर बनते हैं और इसमें से बाकी अदर प्लांट होमोस्पोरस हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटेनी एंड पैडोजेनेसिस आर फाउंड इन दिस क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? एम्फीबियंस में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और न्यूटेनी और पैडोजेनेसिस होता क्या है? न्यूटेनी होता है जब ऑर्गेनिज्म के लार्वल स्टेज में ही उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। अब लार्वा क्या होता है? बहुत से ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट टाइप का। जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं बनता। जहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वहाँ पे हमें लार्वा दिखेगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका फ्रॉग में। फ्रॉग का लार्वा को हम कहते हैं टेडपोल, और सैलामेंडर के लार्वा को हम कहते हैं एक्जोलोटल लार्वा। तो ऐसे बहुत सारे लार्वल नेम होते हैं, जैसे गाइनोडर्मेटा के बहुत सारे लार्वा हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूटेनी एंड पैडोजेनेसिस
किस में होता है वो हमने देखा, एम्फीबिया में होता है। अब न्यूटनी होता क्या है, जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है लार्वल स्टेज में ही, जबकि सेक्सुअल मैच्योरिटी आनी चाहिए एडल्ट स्टेज में। तो जब लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी हमें देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं न्यूटनी। और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एक्जुलोटल लार्वा में, जो एक एम्फीबियन है। सैलामेंडर का लार्वा एक्जुलोटल है और सैलामेंडर क्या है, एम्फीबियन है। दूसरा है पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस भी सेम थिंग है, यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मैच्योरिटी लार्वल स्टेज में ही आ जाती है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे लार्वा विदाउट फर्टिलाइजेशन या मेटिंग के ही रिप्रोड्यूस करने लगता है और इसे हम कहते हैं पैडोजेनेसिस। तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम्फीबिया। अगला है वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज। यहाँ पे पूछा गया है वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, तो इसका आपको पता ही है, ऑप्शन बी एलाइजा। ये टेस्ट एड्स के HIV के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। जबकि जो बायोप्सी है, बायोप्सी जनरली कैंसरस सेल को आइडेंटिफाइड या ट्यूमर जिसे हम कहते हैं उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए बायोप्सी की जाती है, जिसमें टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं या एक्सपर्ट करते हैं। और विडॉल टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है आपको पता है, टाइफॉइड के लिए। अगला क्वेश्चन है द टेक्निक्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने डेवलप किया था, एलेक्स जेफरी ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 9-10 में भी ये NCERT बुक में होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा अपराइट किसका रहता है, एनर्जी का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट क्यों रहता है, क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें एनर्जी का अमाउंट या परसेंट घटता रहता है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 में एनर्जी घटते रहती, तो यहाँ पे हमेशा ही एनर्जी घटेगी, तो इसका पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक होमो हैबिलिस वेयर। होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी ये पूछ रहा है। ब्रेन कैपेसिटी हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन इवोल्यूशन का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन सा ह्यूमन आया था, उसके बाद कौन सा, और लास्ट हमारा फाइनली होमो सैपियंस जो अभी का प्रेजेंट ह्यूमन है उसे होमो सैपियंस कहा जाता है। तो उनमें से एक सीक्वेंस आया था होमो हैबिलिस का, तो उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितना माना जाता है, 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर तक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डेवलप्ड बाय। पूछ रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे डेवलप किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स, दूसरा है क्लोन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स, थर्ड है प्योरीफाइड जीन एंड फोर्थ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मुझे जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो ऑप्शन डी है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, दूसरा है क्लोन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स को किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए, और पहला आंसर भी सही है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स, लेकिन ये एक नैरो सेंस में है, जबकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये सबसे करेक्ट होगा इसके आंसर के लिए, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ट्रांसजेनिक एनिमल को डेवलप करते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या हैं, जिनके जीनोम को हम अल्टर कर देते हैं बाय द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीसीज। जैसे कि हम किसी अदर स्पीसीज से कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाला एक जीन लिया और किसी दूसरे स्पीसीज में वो जीन हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया, तो इन्हें हम कहेंगे फिर ट्रांसजेनिक एनिमल। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसजेनिक माइस बनाने में, और ट्रांसजेनिक माइस का यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एंटीबॉडीज़। ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ का नेचुरली प्रोडक्शन के लिए हम ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दो जीन व्हिच प्रोपोगेट देमसेल्व्स डिस्पाइट बीइंग डिटर्मिनेंटल टू द ऑर्गेनिज्म
दैट कैरी देम आर, ये पूछ रहा है ऐसे जीन या ऐसे डीएनए का सीक्वेंस पूछ रहा है जो खुद को प्रोपोगेट या रेप्लिकेट तो करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो ऐसे जीन या डीएनए सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? सेल्फिश डीएनए या सेल्फिश जीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है टाइलोसिस आर फाउंड इन। टाइलोसिस क्या है? ये प्लांट एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। टाइलोसिस होती है आउटग्रोथ ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा ऑफ हर्टवुड। हर्टवुड में ही हमें टाइलोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि जब प्लांट स्ट्रेस या ड्राउट में होता है तो वहाँ पर टाइलोसिस गिर जाते हैं और वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई को वो ब्लॉक कर देता है। क्योंकि जो वहाँ पर इन्फेक्शन या ड्राउट जो भी है, इन्फेक्शन हो या कोई भी स्ट्रेस है, वो ताकि रुक जाए फर्दर डैमेज होने से। तो यहाँ पे कुछ वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और जो वेसल होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं पोरस वुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्टवुड। हर्टवुड की वुड कैसी होती है? पोरस वुड होती है, जबकि सैपवुड नॉन पोरस होता है। तो वो पोरस इसीलिए होता है यहाँ पर टाइलोसिस के गिरने से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज। जब यूरिया का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यूरीमिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे ब्लड में अगर हमें यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं। इसका ये एक सिम्टम है किडनी फेलियर का। यहाँ पे पता चलता है कि हमारा किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, तो इसलिए ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होने लगता है। जबकि हीमेटूरिया में क्या होता है? यूरिन में हमें ब्लड देखने को कभी कभी मिल सकता है। जबकि एन्यूरिया क्या है? एन्यूरिया क्या है? जब हम लो आउटपुट ऑफ यूरिन हम इसे कहेंगे। यहाँ पे किडनी प्रॉपरली यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उसे हम कहेंगे एन्यूरिया। ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूरीमिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। अगला है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग ओव्यूल। ओव्यूल की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखा है। तो पूछ रहा है हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो सैक किस टाइप के ओव्यूल में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ओव्यूल अलग अलग तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है उनके शेप के बेसिस पर। और ओव्यूल के बीच में हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल है उसमें हमें हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस, जो एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलता है। और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है मोस्टली। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड। स्नेल के थ्रू अगर पॉलिनेशन प्लांट में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेलेकोफिली। जबकि एनिमोफिली हम विंड के थ्रू पॉलिनेशन को कहते हैं, हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू, और कीरोटेरोफिली या चीरोटेरोफिली हम बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्नेल वाला, मेलेकोफिली। अगला है विच वन इज नॉट द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है? तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके एग्जांपल हैं ए, डी, ई, के, जबकि बी और सी हमारा वाटर सोल्यूबल हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी फैट सोल्यूबल नहीं है बल्कि वाटर सोल्यूबल है, जबकि के, ए, ई तीनों फैट सोल्यूबल हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ल्यूमेन ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप का आउटर और इनर मेम्ब्रेन यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन होती है, यूनिलेयर मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच वाला स्पेस जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है टेंडन कनेक्ट्स। टेंडन किसे कनेक्ट करता है पूछ रहा है। तो टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन। टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, जबकि मसल टू मसल कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ। चिलगोजा जिसे लोग खाते हैं, चिलगोजा सीड कहते हैं, वो किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? ये पाइनस जियार्डियाना स्पीसीज से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अगला है ट्रिपेनोसोमा गैम्बिन्स लीव्स इन ह्यूमन बॉडी इन। ट्रिपेनोसोमा एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो ह्यूमन के स्पिनल फ्लूइड एंड ब्लड में रहता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये फैलता कैसे है? ये एक टाइप की फ्लाई के बाइट करने से फैलता है और जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है, स्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड में रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये डिजीज कॉज कौन सी करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज का नेम है, जबकि स्लीपिंग सिकनेस दो तरीके के हैं। तो ये कौन सा करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अगला है एम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज। 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का एम क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस अकर इन द फैमिली। तो इसका आंसर होगा पोएसी, या जिसे हम ग्रेमिनी पहले कहते। तो यहाँ पे स्पाइकलेट में देखने को मिलते हैं फ्लावर, स्पाइकलेट में अरेंज रहते हैं। अगला है एलोपैट्रिक स्पीसीज आर। ये क्वेश्चन स्पीसीशन या इवोल्यूशन से है। पूछ रहा है कि एलोपैट्रिक स्पीसीज हम किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है द स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। एलोपैट्रिक का मतलब होता है कोई स्पीसीज एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती थी बिकॉज ऑफ किसी बैरियर, जैसे कोई भी नेचुरल बैरियर या किसी वजह से वो अलग अलग हो गई और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहने लगी, तो उसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड इन। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये 1928 दिखा रहा है, और बुक्स कई सारी बुक्स में भी 1928 से ही है। तो यहाँ पे 1928 तो है नहीं, तो इसे हम मानेंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला है यहाँ पे दिया इनने, ये रॉन्ग लिखा है आई थिंक कि स्पाइसुलिना लिखा है, जबकि स्पाइरुलिना होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं, स्पाइसुलिना मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ नेट पर सर्च करने के बाद भी, तो ये स्पाइरुलिना होना चाहिए। तो स्पाइरुलिना पूछ रहा है क्या है? बायो फर्टिलाइजर है, एडिबल फंगस है, सिंगल सेल प्रोटीन है, या बायोपेस्टिसाइड है। तो स्पाइरुलिना क्या है? एक सिंगल सेल प्रोटीन है। हालांकि जो स्पाइरुलिना टर्म है वो एक जीनस नेम भी है और मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है, जहाँ जिससे हमें प्रोटीन ऑब्टेन होती है। ये प्रोटीन का एक सब्स्टिट्यूट है। तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे यीस्ट को भी हम कहते हैं, बहुत सारी एल्गी या फंगस, इन्हें हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, जो प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट होती हैं। और फूड में जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो ये उसे पूरा कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरेला। तो यहाँ पे यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्पाइरुलिना की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है दो सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन एमआरएनए आर कॉल्ड। नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस, दैट मीन्स कि डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो डीएनए में तो प्रेजेंट रहता है लेकिन मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए में नहीं रहता, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स, क्योंकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए को आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जनरली आरएनए प्रोसेसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर नॉन कोडिंग सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इंट्रॉन ऐसे सीक्वेंस हैं जो डीएनए में तो होते हैं लेकिन एमआरएनए में नहीं होते, क्योंकि एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए जब बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उससे पहले उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग होती है जहाँ पर इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। जबकि एक्सॉन को है कौन है? डीएनए कोडिंग जो कोड करता है किसी प्रोटीन या फिनोटिपिक कैरेक्टर को, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। जबकि नॉनसेंस कोडोन क्या है? नॉनसेंस कोडोन एक म्यूटेशन के थ्रू बनता है, जहाँ पर कोई स्टॉप कोडोन बन जाता है पॉइंट म्यूटेशन के, एक बेस में चेंज होने से स्टॉप कोडोन बन जाता है, जैसे UAA, UAG या UGA अगर कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे शॉर्ट प्रोटीन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाए तो वो होता है हमारा नॉनसेंस कोडोन। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, इंट्रॉन।
अगला है सीड्स स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ। पूछ रहा है कि सीड्स स्वेल क्यों हो जाते हैं वाटर में रखने पे, बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है? टाइप ऑफ डिफ्यूजन जहाँ पे सॉलिड वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है और वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्बिबिशन। अगला क्वेश्चन है द इंसेक्टिवोरस प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं बहुत सारे, इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है पूछ रहा है, तो वो है ऑप्शन बी ड्रोसेरा। बाकी इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। इंसेक्टिवोरस प्लांट हमें कहीं हर जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी सॉइल में, क्योंकि ये इंसेक्ट को कैप्चर करके अपना नाइट्रोजन या प्रोटीन की भरपाई करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इसका एग्जांपल है ड्रोसेरा। इंडिया में मेघालय में हमें देखने को बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मुझे भी मिला था ड्रोसेरा प्लांट, 1 महीने पहले, तो वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यहाँ पे उसी का एग्जांपल पूछा गया है। अगला है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पोजेज। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और इनऑर्गेनिक सेल, तीनों होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम मशीनरी भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर प्रेजेंट इन या फाउंड इन, तो वो लाइसोसोम में होते हैं, आपको पता ही है। अगला है विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है? आपको पता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जबकि ट्रिप्सिन हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेप्टाइड बॉन्ड को कट करता है। पेप्सिन हमारा स्टोमक में प्रोड्यूस होता है और ये भी पेप्टाइड बॉन्ड को कट करता है। इन्वर्टेज हमारा एंजाइम हो जो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी सलाइवरी एमाइलेज। अगला है व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रोटम। पूछ रहा है कि स्क्रोटम का रोल क्या है। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम है ह्यूमन मेल में स्किन का सेक लाइक स्ट्रक्चर जो अराउंड टेस्टिस होता है हमारा, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। द रोल ऑफ स्क्रोटम इज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे बिलो या तो 35, 34, 2 to 3 डिग्री बिलो रखता है ये। स्क्रोटम का फंक्शन ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हेट्रोसिस्ट सेल्स आर ऑब्जर्व। हेट्रोसिस्ट टाइप ऑफ एक स्पेशल सेल है जो इनमें से कौन से प्लांट में हमें देखने को मिलेगी पूछ रहा है। एक्टोकार्पस में, नॉस्टॉक में, पॉलीसाइफोनिया में या यूलोथ्रिक्स में। यहाँ पे सारे एग्जांपल एल्गी के ही दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या है? देखिए, हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट रहता है। फोटोसिस्टम सेकेंड का फंक्शन क्या है? मेनली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है हमारा? फोटोसिस्टम सेकेंड में। अब फोटोसिस्टम सेकेंड में ऑक्सीजन अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पे कैसे फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि जो हेट्रोसिस्ट है यहाँ पे एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो नाइट्रोजन एंजाइम है। लेकिन जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन में ये वर्क नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पे एक एडेप्टेशन है हेट्रोसिस्ट सेल का कि यहाँ पे नाइट्रोजिनेज को वर्क करने के लिए फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट रहता है और यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स ये कर पाता है। तो हेट्रोसिस्ट का फंक्शन ही क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स करना, और हमें नॉस्टॉक में देखने को मिलता है। और नॉस्टॉक हमें बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इसलिए हम इसे यूज करते हैं। अगला है द यूबिस बॉडीज आर फाउंड इन। यूबिस बॉडीज में कहाँ पर देखने को मिलती हैं? टेपिटल सेल में, टेपिटल सेल्स की वॉल में। और इसका फंक्शन मेनली क्या होता है? ऑर्नामेंटेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो एक हार्ड सब्सटेंसिस है पोलन ग्रेन के अराउंड, तो उसका ऑर्नामेंटेशन में हमारा यूबिस बॉडीज का फंक्शन है।
तो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन को डिस्कस किया है।